मेरे दोस्तों, आप सबके मन में एक डाउट होगा कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन था वो क्यों नहीं आया, कि क्या नोटिफिकेशन आएगा भी जल्दी या नहीं आएगा, कि एसएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव किया। और जैसे ही नीट का पेपर अभी लीक हुआ तो उसको लेके सरकार को बहुत ज्यादा आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं। यहां तक कि चाहे लोगों की बात करें, बच्चों की बात करें या विपक्ष की बात करें, तो सीधे सीधे वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं आपके लिए तो बहुत सोच समझ के बनाता हूं। व्यूज बटोरने के लिए मेरी कोशिश रहती है वीडियो कभी भी ना बनाई जाए। मेरे दोस्तों, आप सबके मन में एक डाउट होगा कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन था वो क्यों नहीं आया। दूसरा डाउट ये है कि क्या नोटिफिकेशन आएगा भी जल्दी या नहीं आएगा। और तीसरा डाउट बच्चों के मन में ये भी डाल दिया कुछ यूट्यूबर ने कि एसएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव किया है। मैं तीनों ही चीजों का जवाब देता हूं। पहली चीज ये कि एसएससी ने अपने किसी पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जिस पैटर्न पे पहले हो रहा था उसी पैटर्न पे होगा। एसएससी का नोटिफिकेशन लेट क्यों हो रहा है उसके पीछे भी एक वाजिब रीजन है। आप जानते हैं कि ये जितने भी सरकारी नौकरी के विभाग होते हैं ये डीओपीटी के तहत आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत आते हैं। और जैसे ही नीट का पेपर अभी लीक हुआ तो उसको लेके सरकार को बहुत ज्यादा आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं। यहां तक कि चाहे लोगों की बात करें, बच्चों की बात करें या विपक्ष की बात करें, तो सीधे सीधे वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। और डीओपीटी मंत्रालय जितेंद्र सिंह जी के अधीन है तो वो कभी भी नहीं चाहें कि अब कोई भी गड़बड़ यहां हो। आप कहेंगे जी एग्जाम तो बाद में होगा तो गड़बड़ अभी के लिए क्यों सोच रहे हैं। इसलिए कि बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे एक बायोमेट्रिक होती है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक होती है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो एजेंसी एसएससी में बायोमेट्रिक करा रही है अगर वही एजेंसी नीट में भी है तो इसका मतलब उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। जो एजेंसी नीट में ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है अगर वही एजेंसी मान लीजिए एसएससी में भी ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है तो इसका ना शक के दायरे में है तो उसको जांचा जाएगा। तो इस वजह से नोटिफिकेशन थोड़ा डिले जा रहा है, बाकी कोई वजह नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि देर आए वो चलेगा लेकिन दुरुस्त आए ये हमारी मनोकामना है और सरकार पर दबाव भी है, शायद दुरुस्त लेकर आएंगे। मैं आज से जो वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो के पीछे ये है कि एक तो नोटिफिकेशन का, एक आरटीआई के थ्रू जितनी इंफॉर्मेशन आई है वैकेंसी को लेकर उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। देखिए मेरे भाई, 1521 कुल मिला के ऐसे पद हैं जो डबल एओ के यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के हैं। 2023 के बाद ये दोनों पद नहीं आए एसएससी की तरफ से, क्योंकि शायद डीओपीटी की तरफ से उस समय कहा गया था कि जो ग्रुप बी के गस्टेड पोस्टें हैं, इन गस्टेड पोस्टों के लिए जो हम सिलेक्शन करेंगे वो यूपीएससी के थ्रू करेंगे। लेकिन बाद में ये हुआ कि ना तो यूपीएससी ने कराया ना एसएससी ने, लेकिन डिपार्टमेंट में बहुत सारे पोस्ट खाली हो गए। बहुत सारी पोस्टें क्यों खाली होगी, अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 के तहत जिनका सिलेक्शन हुआ इसमें। और यहां से बड़े काम की चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। मतलब में खुश नहीं हो जाना किसी चीज को देख के। सीजीएल 2023 में इनका बच्चों का बहुतों का सिलेक्शन हुआ क्योंकि वैकेंसी भी वहां बहुत ज्यादा थी। और ये इकलौती पोस्ट है जो ग्रुप बी की गेस्टेड पोस्ट है। ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट है। तो ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट होने का मतलब अपने आप में बहुत बड़ी ताकत हो जाता है। जब आप सीजीएल के थ्रू सिलेक्ट होते हैं तो जाके 8-10 साल बाद आप गेस्टेड पोस्ट पे पहुंचते हैं और यहां पहले दिन पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, क्या कि यहां हर 2-3 साल में ना डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं और जब तक आप उन डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपकी नौकरी पक्की नहीं समझी जाती। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य बैकग्राउंड के हैं, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड से थे, आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, क्योंकि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इन दोनों पोस्टों की वो मेरे बच्चे सिंपल ग्रेजुएशन है। और जब ग्रेजुएट बच्चा इनको भर देता है और सिलेक्शन ले जाता है मेरिट बेस पे अपनी तैयारी के आधार पर, लेकिन जब जॉब का कल्चर देखता है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों पोस्टों को छोड़कर वापसी से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर इन पदों पर अपने आप को ज्वाइन कराया है। तो इस वजह से सीटें बहुत ज्यादा खाली हो रही हैं। दूसरी चीज ये मेरे बच्चे कि 2026 के लिए विभागों ने वैकेंसी भेज दी है, सभी विभागों ने वैकेंसी भेज दी है। लेकिन आज 4 से 5 विभाग ऐसे हैं, या यूं कहें 3 विभाग ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी अभी नहीं आई है। एक शब्द है जिसे हम रिक्विजिशन बोलते हैं। रिक्विजिशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि हर एक डिपार्टमेंट को है ना अपने यहां कितनी पोस्टें खाली हैं और उनमें से कितनी पोस्टों पर उनको नई रिक्रूटमेंट डालना है, इसके लिए वो एसएससी को अपनी तरफ से रिक्विजिशन भेजते हैं कि हाँ भाई हमें इस पोस्ट पर इतने पोस्ट चाहिए या इतने लोगों की जरूरत है। आरटीआई रिप्लाई है 17/4/2026 की।
डब्ल्यू और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर दोनों की वैकेंसी कंफर्म है। इन दोनों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों वो आरटीआई का डाटा है जिसके तहत ये आंसर मिला, और इसके तहत हमें पता चला कि 504 सीटें ऐसी हैं जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की हैं। ठीक है जी, जिसमें अनरिजर्व 253, ओबीसी 125, एससी 60, 38 और 28 ये सीटें हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे 1017 सीटें ऐसी हैं जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर रहती है। लेकिन ध्यान रखना, यहां हर 2 साल में एग्जाम होता है, और नौकरी करने के तुरंत 2 साल बाद जो एग्जाम होता है वो आप क्लियर करना होगा, तभी आप परमानेंट माने जाते हैं, अदरवाइज परमानेंट नहीं माने जाते। ये उनकी क्लासिफिकेशन है कैटेगरी वाइज पोस्टों की। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 1521 पद हैं जिन पर इन्होंने रिक्वेजिशन फाइल किया है, एसएससी को भेजा है, और ये बिल्कुल कंफर्म है वैकेंसी की 1521 पद आ रहे हैं। अब मेरे बच्चे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अब तक रिक्वेजिशन फाइल नहीं की। कौन कौन से? जैसे डिविजनल अकाउंटेंट, इसको लेकर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन एसएससी के पास नहीं आई। ऑडिटर को लेकर भी कोई इंफॉर्मेशन एसएससी के पास नहीं, और अकाउंटेंट को लेकर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों जिनकी रैंकिंग कम होती है, मतलब मेरिट में जिनके नंबर कम आते हैं लेकिन सिलेक्शन लेते हैं, उनको मैक्सिमम इन्हीं पोस्टों पर सिलेक्शन होता है। लेकिन इन डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब इन पोस्टों के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेजिशन लेटर अभी एसएससी के पास नहीं आया, अभी नहीं आया, रिक्वेजिशन नहीं आया। ठीक है जी, ये लिखा भी हुआ है, नो रिक्वेजिशन हैज बीन प्लेस्ड विद द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू फिल द वैकेंसी इन द कैडर ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर एंड अकाउंटेंट थ्रू सीजीएल 2026। इन 2026 के लिए अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ, लेकिन एक दो चीजें बड़ी जरूरी है कि जो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की 2026 की जो वैकेंसी है वो क्लियर हो गई है कि भैया 2369 वैकेंसी है, यानी 2369 सीटों पर जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन लिया जा रहा है। इनमें अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो मेरे बच्चे इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि लखनऊ में 214 सीटें सबसे ज्यादा। अदरवाइज लखनऊ में हालात ये हैं कि 15-15 साल हो जाते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर को, सुपरिटेंडेंट नहीं बनता, इतना स्लो प्रमोशन। लेकिन इस बार लखनऊ में बहुत सीटें निकली, क्योंकि यूपी में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जाएगा वैसे वैसे वैकेंसी में बढ़ेगी। चेन्नई में 165 होता है, बेंगलोर में 83 है, वहीं दिल्ली की बात करें तो 69 सीटें मेरे बच्चे जनरल कैंडिडेट के लिए। तो कुल मिला के 2369 पोस्टें हैं। किसके लिए मेरे बच्चे? जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, जिस पद पर मैंने 2014 में सिलेक्शन लिया था, एसएससी सीजीएल 2014 के थ्रू इसी पोस्ट पर सिलेक्शन लिया था। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं कि भैया सीजीएल 2026 के लिए अभी तक कितनी वैकेंसी कंफर्म हो चुकी है। तो अगर कंफर्म वैकेंसी की बात करें मेरे बच्चे तो 7217 वैकेंसी ऐसी हैं जिसका रिक्वेजिशन आ चुका है, यानी जो कंफर्म हो चुकी हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा मात्रा है वो सबसे ज्यादा वैकेंसी जीएसटी इंस्पेक्टर की है, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट की बहुत है, और उसके बाद मेरे बच्चे डबलएओ। टोटल जो वैकेंसी है 7217 वैकेंसी है। इसमें अगर अनरिजर्व स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी देखें तो 2994 सीटें, बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सीटें हैं। जैसा आप यहां देख सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 469 सीटें, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली हैं। आगे इसका कारण भी समझा रहा हूं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट 302 सीटें हैं। 2024 में तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भरमार हो रही, 2025 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भरमार थी। टैक्स असिस्टेंट है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है भाई, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, उसका बाद एएसओ, एमईए और कैट में जीएसओ, डबलएओ, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, नहीं 7217 कुल मिला के वैकेंसी है जिसके बारे में अभी है। लेकिन सच बात यह है कि इस समय जो वैकेंसी फ्लोट हो रही है वो 14,765 वैकेंसी है जो आपको आपके एसएससी सीजीएल 2026 के फॉर्म में देखने को मिलेगी। कारण क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने अभी रिक्वेजिशन नहीं भेजा है, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले वो लोग भेज देंगे। और इन वैकेंसी का जो लेखा जोखा वो इस तरीके से है कि एएसओ इन कैट, इन रेलवे, इन ईपीएफओ ये वैकेंसी है भाई। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 523 वैकेंसी है, टीए 1216 है, ओएस जीएसटी इंस्पेक्टर, ईए, टीए, पीओ प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर 875 वैकेंसी सीजीडीए ऑडिटर की, जो मैंने आपको बताया अभी रिक्वेजिशन नहीं है। जेएसओ, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए, एसआई इन सीबीआई, यूडीसी मिनिस्ट्री, एएसओ इन ईडी 6 वैकेंसी भाई। अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये दोनों वैकेंसी मैं कंफर्म कर चुका हूं। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से 14,765 वैकेंसी है जो आपको देखने को मिल सकती है। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि 14,765 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं आगे भी चीजें बता रहा हूं नोटिफिकेशन से लेके भी, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों
और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो ये नाम आपके पास हमेशा याद रखना है, कैरियरविल ऐप। मेरे बच्चे, हमारा एक बैच है जिसको हम बोलते हैं एसएससी प्रथम बैच। इसमें मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, अभिनय सर पढ़ाने लग रहे हैं, इंग्लिश में दो टीचर हैं मेरे बच्चे, रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर है, जनरल स्टडीज में पूरी की पूरी टीम है। और मेरे बच्चे, इस बैच की फीस है 999 रुपए। अब मैं आगे काम की चीज पर आता हूँ। अब बात करते हैं कि भाई ये जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है ये होता क्या है, क्या काम होता है। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर इसके लिए क्या कुछ अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसका टेस्ट का प्रारूप क्या होगा, क्या इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, और इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे। तो मैं सारी चीजों के बारे में बात करता हूं। ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट है, सबसे ज्यादा तनख्वाह वाली पोस्ट है, पे बैंड 8 की नौकरी है ना। और सबसे बड़ी चीज, गस्टेड अफसर पहले दिन। अब भैया डबल ए होता क्या है, ये मेरे भाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। 2016 से इसे इंट्रोड्यूस किया गया, एसएससी सीजीएल के थ्रू इसको लेने लगे हैं। काम क्या होता है मेरे बच्चे, जितने भी सरकारी विभाग होते हैं आपके आसपास, मान लीजिए कोई सरकारी हॉस्पिटल है, आप लखनऊ में रहते हैं, वाराणसी रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो जितने भी सरकारी विभाग है उनका जो खर्चा होता है, उस खर्चे का निरीक्षण करने का काम जो होता है वो इनका होता है। और निरीक्षण का मतलब आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके इलाके में कोई पुल बना, उस पुल का टेंडर दिया गया 300 करोड़ का, लेकिन क्या उसमें 300 करोड़ लगे नहीं लगे, क्या वो 300 करोड़ सही मात्रा में खर्चे गए कि नहीं खर्चे गए, हर एक रूप को चेक करने का जो अधिकार होता है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के तहत ही काम करता है। तो इनका मेन हमेशा ही पावर पोस्टिंग होती है, हमेशा ही आप ये समझिए सत्ता के करीब होते हैं। ये इकलौती गस्टेड ऑफिसर पोस्ट है, बाकी सब पोस्टें नॉन गस्टेड होती हैं, बल्कि कुछ पोस्टें तो ऐसी होती है जिनके प्रमोशन के बाद भी आपको गस्टेड नहीं मिलता है। पोस्ट कोड जो रहेगा मेरे बच्चे, एफ कोड रहेगा, ग्रुप बी रहेगा, नॉन मिनिस्ट्रियल है, एंट्री लेवल ऑफिसर रहता है। कैग ऑफिस में आपको हमेशा काम करना होता है। और कैग का मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली में ही रहेंगे, नहीं, आपको पूरे भारत में जॉब करने का मौका मिलेगा। हर स्टेट में कैग के कम से कम 2 से 3 ऑफिस होते हैं, बड़े स्टेट में ज्यादा ऑफिस होते हैं, छोटे स्टेट में 2 ऑफिस रहते हैं। ठीक है जी, तो दोनों में डबल एओ का काम होता है। ठीक है जी, अकाउंट सेक्शन में भी और ऑडिट सेक्शन में, दोनों ही जगह इनका काम होता है। देखिए यार, इनका मेन काम होता है ऑडिट करना, बिल का रिव्यू करना, कंप्लायंसी चेक करना। और मेरे बच्चे, जितने भी ऑडिटर होते हैं उनके टूर लगातार रहते हैं, जैसे ईयर में कम से कम 4 ऑडिट ट्रिप तो इनको डिफरेंट लोकेशन पे जानी पड़ेगी। इसमें ट्रेवल प्लस डेली अलाउंस मिलता रहता है। रिपोर्ट प्रिपरेशन करना होता है, मतलब जहां ये गए वहां से क्या इनको समझ में आया वो रिपोर्ट लेके आनी होती है। नेचर ऑफ वर्क जो रहता है, डेस्क जो भी रहती है, फील्ड, दोनों काम होते हैं। यानी बड़ी बड़ी जगह पे आप पहले फील्ड में काम करते हैं, उसके बाद फिर पूरे साल आप डेस्क जॉब पे रहते हैं। देखिए यार, इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन यानी जो जरूरी है वो तो है मेरे बच्चे, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, बैचलर डिग्री। ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल में क्या है, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या कंपनी सेक्रेटरी हो, या मास्टर इन कॉमर्स हो, या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज हो, या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जो डिजायरेबल है, यानी एक्चुअल लेने की इसको जरूरत नहीं। अब आते हैं अगली लाइन पे, जो बहुत जरूरी लाइन है, जो हर किसी को समझनी चाहिए, जो बच्चे नहीं समझते हैं। देखिए लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट शैल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ब्रांचेज फॉर कंफर्मेशन एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। यानी 2 साल में आपको टेस्ट क्लियर करना होगा। जब आप वो टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसी ब्रांच में या जहां पे आप हैं, जब वो टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप परमानेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं। तो ये जॉब ऐसी नहीं है कि आर्ट्स वाला बच्चा भी बिना पढ़े इसको काम करता रहेगा, तनख्वाह मस्त है, सब कुछ मस्त है, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो मेरे बच्चे 18 साल से लेकर और 30 साल तक के आदमी दे सकते हैं, बाकी कैटेगरी वाइज ये रिबेट है। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्या पेपर में पूछा जाता है। तो भाई प्रीलिम्स वैसा ही है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस। मेंस भी वैसा ही है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस। वही कंप्यूटर आपको क्या करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होना होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे पेपर 3। पेपर 3 के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं भाई। देखिए यार, पेपर 3 यहां से पढ़िए। पेपर 3 जो है वो फाइनेंस और अकाउंट्स का होता है।
उसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम आपको आना चाहिए, बैलेंस शीट आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए, जीएसटी, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। ये सारी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। लेकिन सच मानिए, एक दो तीन दो ढाई महीने की कोचिंग के बाद ये आराम से सारे एक बच्चा क्लियर कर लेता है। पीछे भी किया और आगे भी बच्चे करते चले जाएंगे, है ना। सिलेबस हूबहू सब कुछ वही है। टायर 1 है, फिर टायर 2 है, और मेन जो है वो पेपर 3 है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे होंगे, है ना। और बाकी पेपर 1 में जैसा मीन्स होता था सेम वैसा ही का वैसा ही रहना है। अब आते हैं मेरे बच्चे ट्रेनिंग। 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 2 साल का प्रोविजन होता है। इस 2 साल के प्रोविजन के बाद आपका टेस्ट होता है, और अगर टेस्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उठा के फेंक देंगे। आपका प्रोविजन आगे बढ़ जाएगा, आपको दोबारा तैयारी करनी होगी और फिर से टेस्ट देना होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं कि आप घबराएं। देखिए मेरे भाई, अब बात करते हैं प्रमोशन या कैरियर ग्रोथ पर। सबसे पहले आप लगते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 5 साल के अंदर अंदर आप ऑडिट ऑफिसर बन जाते हैं, असिस्टेंट वर्ड हट जाता है। फिर आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर हो जाते हैं 2 से 4 साल में। उसका डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल बन जाते हैं 5 से 6 साल में। और उसके बाद मेरे बच्चे अकाउंटेंट जनरल बन जाते हैं। उसके बाद तो इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत जबरदस्त होते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे भाई, दबा के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आप यहां से देखते चले जाइए कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का। जैसे ये हजारों बच्चे कैरियर से पढ़कर सिलेक्शन ले रहे हैं, अगला फोटो आपका भी आएगा। आप भी तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।